हेलो। तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। ये एक सब्जेक्ट है बीटेक का, जिसे आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ सकते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्किल डेवलपमेंट से भी और गेट के पर्सपेक्टिव से भी। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में आप किसी भी एल्गोरिदम को बनाना सीखेंगे, साथ में उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बेस्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है, अगर हम कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बुक का नाम है कॉरमैन की, बहुत बढ़िया बुक है। तो इसी का ही चैप्टर 1 है, द रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन कंप्यूटिंग। तो एल्गोरिदम से शुरू करते हैं यहाँ पे। Informally, an algorithm is any well-defined computational procedure that takes some value or set of values as input and produces some value or set of values as output. तो एल्गोरिदम क्या होता है? वेल डिफाइंड, बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है जो कुछ वैल्यू लेता है, या फिर ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ वैल्यूज लेता है इनपुट के तौर पे, और कुछ वैल्यू देता है या फिर सेट ऑफ वैल्यूज देता है आउटपुट के तौर पे। तो एल्गोरिदम जो है वो क्या है? एक सीक्वेंस है कंप्यूटेशनल स्टेप्स का, जिसे जिससे हम किसी इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम एल्गोरिदम को एक ऐसा टूल भी दे सकते हैं जिससे हम किसी वेल स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला, द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम स्पेसिफाइज इन जनरल टर्म्स द डिजायर्ड इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। द स्टेटमेंट जो होती है प्रॉब्लम की, वो स्पेसिफाई करती है जनरल टर्म्स में कि हमें इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशनशिप चाहिए। एल्गोरिदम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं एक स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर को, जिससे हम एक डिजायर्ड इनपुट या आउटपुट निकाल सकते हैं, या फिर ये कहें कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप देख सकते हैं। जैसे कि we might need to sort a sequence of numbers into non-decreasing order. सपोज कोई एक नंबर है, हमें उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सीक्वेंस ऑफ नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो दिस प्रॉब्लम अराइजेस फ्रिक्वेंटली इन प्रैक्टिस। तो ये जो है ये नॉर्मली मिलती रहती है प्रॉब्लम, और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉर्टिंग के बेसिस पे आते हैं। तो आगे क्या, हियर इज हाउ वी फॉर्मली डिफाइन अ सॉर्टिंग प्रॉब्लम। तो कोई सॉर्टिंग प्रॉब्लम हुई तो उसमें क्या होता है? इनपुट अ सीक्वेंस ऑफ एन नंबर्स। तो हमने एन नंबर्स डाले, A1 A2, और ऐसे ही करते करते AN तक हमने कोई सीक्वेंस डाल दिया नंबर्स का। और आउटपुट क्या होगा इसका? एक परमुटेशन होगा A1 डैश A2 डैश एंड सो अनटिल AN डैश का इनपुट सीक्वेंस क्या, ताकि A1 डैश जो है वो A2 डैश से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। उसी तरह A2 डैश जो है वो A3 डैश से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। और ऐसे करते करते ये जाएगा AN-1 जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा AN डैश के। जैसे कि यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखा है 31, 41, 59, 26, 41 और 58। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम से क्या आउटपुट निकलेगा? 26, 31, 41, 41, 58 और 59। तो ये देखिए 26 जो है वो 31 से छोटा हो गया, 31 जो है वो 41 से छोटा हो गया, और 41 जो है वो 41 के बराबर हो गया, 41 जो है वो 58 से छोटा हो गया, और 58 जो है वो 59 से छोटा हो गया। तो such an input sequence is called an instance. इस तरह के input sequence को हम instance कहते हैं sorting problem का। In general, an instance of a problem consists of the input. तो instance of a problem जो होता है उसमें input होता है, और satisfying whatever constraints are imposed in the problem statement. जो भी constraints होते हैं उन सब चीज़ों को satisfy करना चाहिए, और needed to compute a solution to the problem. एक solution निकलना चाहिए उन सभी constraints को follow करते हुए। अब because many programs use it as an intermediate step, sorting is a fundamental operation in computer science. Sorting जो है वो एक fundamental operation होगा computer science में। As a result, we have a large number of good sorting algorithms at our disposal.
तो काफी सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे इंसर्शन सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, बकेट सॉर्ट हो गया, रेडिक्स सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट हो गया। तो which algorithm is best for a given application depends on among other factors। तो हमें किस समय पे कौन सा एल्गोरिदम यूज करना चाहिए, किस समय पे कौन सा एल्गोरिदम यूज करना बेस्ट रहता है, वो किस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सॉर्टेड, कितने आइटम्स हमें सॉर्ट करने हैं। द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स आर ऑलरेडी समवॉट सॉर्टेड, किसी एक्सटेंट पे जहाँ पे आइटम्स जो है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो। पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द आइटम वैल्यूज, किसी आइटम की कोई वैल्यूज हो गई, उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, स्टोरेज डिवाइस किस तरह का यूज कर रहे हैं, जैसे मेन मेमोरी हो गई, डिस्क हो गई, टेप्स हो गई, तो वो हमारी किस तरह की है उस पर भी डिपेंड करता है। अगला है एन एल्गोरिथम इज सेड टू बी करेक्ट इफ फॉर एवरी इनपुट इंस्टेंस इट होल्ड्स विद द करेक्ट आउटपुट। तो एल्गोरिदम हमारा कब सही होगा, कि जब भी हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो उसका करेक्ट आउटपुट निकलना चाहिए या फिर डिजायर्ड आउटपुट निकलना चाहिए। We say that a correct algorithm solves the given computational problem। ये कह सकते हैं कि करेक्ट एल्गोरिदम जो है वो हमारी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। An incorrect algorithm might not halt at all on some input instance or it might halt with an incorrect answer। तो अगर कोई एल्गोरिदम गलत हुआ तो एल्गोरिदम अगर गलत हुआ हम कब कहेंगे कि वो एल्गोरिदम गलत है। या तो वो हॉल्ट ही नहीं हो रहा, मतलब इनफाइनाइटली वो चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, या फिर अगर वो गलत आंसर दे रहा है। So contrary to what you might expect, incorrect algorithms can sometimes be useful if we can control their error rate। अगर हम उनके error rate को control कर सकते हैं तो incorrect algorithm कभी कभी useful हो सकते हैं। We shall see an example of an algorithm with a controllable error rate in chapter 31 when we study algorithms for finding large prime numbers। Ordinarily, however, we shall be concerned only with correct algorithms। अभी के लिए हमें सिर्फ करेक्ट एल्गोरिथम्स पे ध्यान देना है। What kinds of problems solved by algorithms? The sorting is by no means the only computational problem for which algorithms have been developed। अब sorting के लिए तो एल्गोरिथम बने ही नहीं है, काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लिखे हैं जहाँ पे एल्गोरिथम्स का यूज हो सकता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इंटरनेट enables people, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स enables स्टूडेंट सर्विस ड्रिवन नेगोशिएटेड, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकता है इसका, और काफी सारी चीजें। डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, इसमें काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स दिए हैं, जैसे आपका क्यूज हो गए, स्टैक्स हो गए, लिंक लिस्ट हो गई, एरेस हो गए। और डीएसए जो है वो स्पेसिफिकली हम जावा की लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अगला एल्गोरिदम्स एज अ टेक्नोलॉजी। तो एल्गोरिदम्स एज अ टेक्नोलॉजी में एक तो एफिशिएंसी हो गई। डिफरेंट एल्गोरिदम्स डिवाइस टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम ऑफन डिफर ड्रामेटिकली इन देयर एफिशिएंसी। अब अलग अलग एल्गोरिदम्स को हम बना सकते हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उनकी एफिशिएंसी जो है वो अलग होगी। These differences can be much more significant than differences due to hardware and software। तो ये मोर सिग्निफिकेंट हो सकती है और सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं कर सकता कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। अब एज एन एग्जांपल इन चैप्टर 2 वी विल सी टू एल्गोरिथम्स फॉर सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग के दो एल्गोरिथम हो गए, एक इंसर्शन हो गया, टेक्स टाइम रफली इक्वल टू c1 n स्क्वायर टू सॉर्ट n आइटम्स। तो इंसर्शन सॉर्ट जो है वो रफली c1 n स्क्वायर टाइम लेता है n आइटम्स को सॉर्ट करने के लिए। c1 जो है वो कांस्टेंट हो गया और वो n पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज इट टेक्स टाइम रफली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो ये रफली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर जो है उसका टाइम लेता है। अगला जो है वो मर्ज सॉर्ट है, जो कि c2n log n के बराबर का टाइम लेता है। यहाँ पे LGN जो है वो log n बेस 2 है और C2 जो है वो n द कांस्टेंट है। तो यही है कि मतलब अलग अलग एल्गोरिदम्स जो है, अब जैसे हमें सॉर्टिंग ही करनी है, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट की जो है कॉम्प्लेक्सिटी या एफिशिएंसी वो मर्ज सॉर्ट से डिफरेंस हो सकती है। तो चैप्टर 1 के लिए सिर्फ इतना ही था। चैप्टर 2, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या है, अवर फर्स्ट एल्गोरिथम इंसर्शन सॉर्ट सॉल्व्स दिस
sorting problem introduced in chapter 1. अब चैप्टर 1 में हमने sorting problem को देखा कि sorting problem क्या होती है कि A1, A2 and so on till AN जो है वो इनपुट हो और A1 डैश A2 डैश एंड so on till AN डैश जो है वो एक परमुटेशन हो जिससे A1 डैश जो है वो A2 डैश से छोटा हो या बराबर हो, A2 डैश जो है वो A3 डैश से छोटा हो या बराबर हो। इसी तरह AN-1 डैश जो है वो AN डैश से छोटा हो या फिर बराबर हो। तो the numbers that we wish to sort are also known as the keys. तो जिन नंबर्स को हम सॉर्ट करना चाहते हैं उनको हम कीज भी कह सकते हैं। अब देखो जैसे सॉर्टिंग अ हैंड ऑफ कार्ड्स यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। अब जैसे कि आपके पास 13 पत्ते रखे हैं और आप कोई एक पत्ता उठाते हो, उसको रखते हो, फिर उसके बाद आप दूसरा पत्ता रखते हो और फिर उसके बाद कंपेयर करते हो। अब जैसे सपोज आपने पहला पत्ता 5 उठाया, दूसरा आता है 4, 4 जो है फिर कंपेयर करोगे 5 से कि छोटा है या फिर बड़ा है। अब 50 जो है वो 5 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में आएगा, अगर बड़ा होता तो राइट में आता। जैसे कि अब 2 करना है, 2 जो है वो 4 से छोटा है तो लेफ्ट में आ गया। 10 10 जो है वो 5 से बड़ा है तो राइट साइड में आ गया। अब 7 को करना है तो 7 5 से बड़ा है, 10 से छोटा है तो फिर 5 और 10 के बीच में आ गया। तो यहाँ पे हमने इंसर्शन सॉर्ट किया। अब यहाँ पे हो गया जैसे 5 2 4 6 1 3, 2 5 4 6 1 3, उसी तरह 2 4 5 6 1 3, 2 4 5 6 1 3, 1 2 4 5 6 3 और 1 2 3 4 5 6। एंड में जाके ये पूरा सॉर्ट हो गया। भाई किस तरह से हो रहा है वो देखना है। तो फॉर j इज इक्वल टू 2 तो a डॉट लेंथ। अब सपोज j जो है उसकी लेंथ है 2 से लेके a डॉट लेंथ तक। तो 2 कौन सा हो गया, 1 2 यहाँ पे दे रखा है। और पूरी एरे की लेंथ हो गई, a डॉट लेंथ क्या है एरे की लेंथ, तो a डॉट लेंथ यानी कि 5 से लेके 3 तक, तो पूरी लेंथ कितनी होगी 6। अब की इज इक्वल टू a ऑफ j। अब a ऑफ j इस समय क्या है, a ऑफ 2 इनिशियलाइज किससे किया है 2 से, तो a ऑफ 2 यानी कि 2। अब करेंगे कंपेयर i इज इक्वल टू j माइनस 1। अब i जो है वो j माइनस 1, j क्या था 2, a ऑफ 2, a ऑफ 2 पे कौन सी वैल्यू है हमारी 2, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, i 1 से बड़ा है, हाँ i 0 से बड़ा है, सॉरी i 0 से बड़ा है, 1 है 2 है। a ऑफ i जो है यानी कि i 1 है तो i ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन की है, की क्या था a ऑफ 2, a ऑफ 2 क्या है 2, 1 जो है वो 2 से बड़ा है 2 है। तो जैसे ही 2 निकल गया सो नीचे आ जाएंगे। a ऑफ i प्लस 1, a ऑफ i प्लस 1 कितना हो गया a ऑफ 2 इज इक्वल टू a ऑफ 1, यानी a ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो a ऑफ 2 में चली जाएगी। तो आप देखो a ऑफ 1 की वैल्यू a ऑफ 2 में जा रही है, तो 5 की वैल्यू 2 की जगह, 2 की वैल्यू 5 की जगह, और i इज इक्वल टू i माइनस 1। तो i इज इक्वल टू i माइनस 1 कितना 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 हुआ। तो a ऑफ i प्लस 1 जो है i प्लस 1 यानी कितना 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू की, तो की क्या था हमारा 2। तो a ऑफ 2 जो है, अब i जो है वो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू i माइनस 1 तो 0 हो गया। तो a ऑफ 0 प्लस 1 यहाँ पे 1 हो गया। 1 की कितनी थी, की वैल्यू हमारी कितनी है 2, तो 2 जो है वो 5 की जगह पे आ गया। यहाँ पे शॉर्ट हो गया 2 5। इसको और अच्छी तरह से करेंगे इंसर्शन शॉर्ट का प्रोग्राम के साथ कल के वाले लेक्चर में। अभी अगला टॉपिक लूप इनवेरिएंट एंड द करेक्टनेस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, और कल के लेक्चर में पूरा इसको देखेंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चल रहा है, पूरे इसके एनालाइजेशन कराते हैं। लूप इनवेरिएंट एंड द करेक्टनेस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। तो फिगर 2.2 shows how this algorithm works. तो एक सेट होगा 5 2 4 6 1 3 एरे हो गया। द इंडेक्स इंडिकेट्स द करंट कार्ड, द इंडेक्स जो है वो करंट कार्ड को बताता है being inserted into the hand at the beginning of each iteration of the for loop which is indexed by j. The subarray consisting of elements a 1 से लेके j minus 1 constitutes the currently sorted hand। तो जो सब अरे हो गया a 1 से लेके j माइनस 1 तक
वो करंटली सॉर्टेड है एंड द रिमेनिंग सब एरे j+1 से लेके n तक वो क्या है, वो रिमेनिंग सब एरे है जो कोरिस्पॉन्ड करता है पाइल ऑफ कार्ड से जो अभी भी टेबल पर है। इनफैक्ट A1 से लेके j-1 तक are the elements originally in position 1 through j-1 but now in sorted order. State these properties of A1 से लेके j-1 तक formally as a loop invariant. इसको हम loop variant कहते हैं, loop invariant कहते हैं। At the start of each iteration of the for loop of lines 1 to 8. अब देखो start of each iteration of the for loop of lines 1 to 8. अब 1 से लेके 8 तक यहाँ पे चल रहा है अपना प्रोग्राम। फॉर लूप जो है वो पूरा 1 से लेके 8 तक, 1 से 8 तक। द सब एरे ए 1 से लेके j-1 तक कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ओरिजिनली इन ए 1 से लेके j-1 तक, लेकिन क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में। वी यूज लूप इनवेरिएंट्स टू हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई एन एल्गोरिथम इज करेक्ट। अब लूप इनवेरिएंट्स जो है वो हमें बताएगा एल्गोरिथम जो है वो ठीक क्यों है। वी मस्ट शो 3 थिंग्स अबाउट अ लूप वेरिएंट। अच्छा, लूप इनवेरिएंट में 3 चीजें दिखाते हैं, एक इनिशियलाइजेशन, एक मेंटेनेंस और एक टर्मिनेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या हो गया, इट इज ट्रू प्रायर टू द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। तो पहली जो आइटरेशन होती है उससे पहले ये चीज जो है ये ठीक है। अब मेंटेनेंस में क्या है, इफ इट इज ट्रू बिफोर एन आइटरेशन ऑफ द लूप, अभी लूप शुरू नहीं हुआ है, अगर ये लूप शुरू होने से पहले अगर ट्रू है तो वो ट्रू ही रहेगा, नेक्स्ट आइटरेशन से पहले भी ट्रू ही रहेगा। और टर्मिनेशन, अगर लूप जो है वो टर्मिनेट होता है, then variant gives us a useful property that helps show that the algorithm is correct. अब जब लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा तो इनवेरिएंट जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी बताएगा जो हमें बताएगा कि एल्गोरिथम जो है वो ठीक है। तो when first two properties hold, तो पहली जो दो प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है, द लूप इनवेरिएंट इज ट्रू प्रायर टू एवरी आइटरेशन ऑफ द लूप। तो लूप इनवेरिएंट जो है वो ट्रू है हर एक आइटरेशन ऑफ द लूप से। ऑफ कोर्स वी आर फ्री टू यूज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट अदर देन द लूप इनवेरिएंट इटसेल्फ। तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स जो है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। नोट द सिमिलरिटी टू मैथमेटिकल इंडक्शन वेयर टू प्रूव दैट अ प्रॉपर्टी होल्ड्स यू प्रूव अ बेस केस एंड एन इंडक्टिव स्टेप। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में आप क्या करते हैं कि जब हमें प्रूव करना होता है कि कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं, तो हम एक बेस केस को सॉल्व करते हैं, हम एक बेस केस को प्रूव करते हैं। जैसे सपोज कि कोई एक मैथमेटिकल इंडक्शन दे दिया, हम क्या करते हैं, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हुआ, फिर n इज इक्वल टू k रखते हैं। तो n इज इक्वल टू k के लिए अगर वो ट्रू हो रहा है तो n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी वो ट्रू होगा। तो उसी तरह से ये है। तो here showing that the invariant holds before the first iteration correspond to the base case. तो invariant hold जो है वो before the first iteration, तो फर्स्ट आइटरेशन होने से पहले बेस केस पे showing that the invariant holds from iteration to iteration. अब invariant जो है वो होल्ड करता है आइटरेशन से आइटरेशन तक इंडक्टिव स्टेप के corresponding. The third property is perhaps the most important one, since we are using the loop invariant to show correctness. अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसी में ही हम लूप इनवेरिएंट का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही वाला है। तो typically we use the loop invariant along with a condition that cause the loop to terminate. तो लूप इनवेरिएंट जो है हम उसका यूज करते हैं एक ऐसी कंडीशन पे जिसकी वजह से लूप जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। The termination property differs from how we usually use mathematical induction. तो termination property जो है वो इस बात से डिफर करती है कि हम कैसे मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। इन विच वी अप्लाई द इंडक्टिव स्टेप, हम जहाँ पे इंडक्टिव स्टेप का अप्लाई करते हैं इनफाइनिटी, या वी स्टॉप द इंडक्शन व्हेन द लूप टर्मिनेट, और हम इंडक्शन को स्टॉप कर देंगे जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब इंसर्शन सॉर्ट पे ये प्रॉपर्टीज कैसे चल रही हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, we start by showing that the loop invariant holds before the first loop iteration. तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, ये दिखा के कि लूप इनवेरिएंट जो है वो होल्ड करता है फर्स्ट लूप आइटरेशन से पहले
ट्रू। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन से पहले ये ट्रू है व्हेन j इज इक्वल टू 2। जब j इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 से लेके a डॉट लेंथ तक है, तो j इज इक्वल टू 2 पे ये ट्रू हो गया। द सब एरे a से j माइनस 1। अब j जो है वो अपना 2 है, तो j माइनस 1 यानी उससे पहले का। ठीक है, 1 से लेके j माइनस 1 एक सब एरे हो गया। therefore consists of just a single element a of 1। तो जैसे कि आप देखो 1 से लेके j माइनस 1 तक, j क्या है 2, 2 से एक कम कौन सा है, सिर्फ एक एलिमेंट है 5। ठीक है, और 2 से ज्यादा में 4, 4 से लेके 3 तक सारे 2 से ज्यादा में है। तो नीचे आते हैं, तो जैसा पहले a1 से लेके j माइनस 1 तक कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ सिंगल एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट है, विच इज इनफैक्ट द ओरिजिनल एलिमेंट इन a1। अभी वो ओरिजिनल एलिमेंट है। मोreover this sub-array is sorted trivially of course। तो इनिशियलाइजेशन में अभी जो शुरू में वो सब एरे जो है वो सॉर्ट है क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। It shows that the loop invariant holds prior to the first iteration of the loop। लूप इनवेरिएंट जो है वो पहली आइट्रेशन से पहले होल्ड कर रहा है। अगला स्टेप है मेंटेनेंस। तो नेक्स्ट वी टैकल द सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी अपनी मेंटेनेंस, जो क्या शो करती है, showing that each iteration maintains the loop invariant। तो ये शो कर रहा है कि each iteration जो है, हर एक iteration जो है वो loop invariant को maintain कर रहा है। Informally, the body of the for loop works by moving a j minus 1, a j minus 2, a j minus 3। अब for loop की जो बॉडी है वो a j minus 1 से j minus 2, a j minus 3 पे वर्क करें and so on by one position to the right until it finds the proper position for aj। अब लाइन 4 to 7 में वो पोजीशन को ही देख रहा है। अब लाइन 4 to 7 में देखिए, 4 क्या, i इज इक्वल टू जे माइनस 1। अब जैसे जैसे जे बढ़ेगा, 2 माइनस 1 1 हुआ, फिर 3 माइनस 1 होगा, फिर 4 माइनस 1 होगा, 5 माइनस 1 होगा, 6 माइनस 1 होगा। अब फिर उसके बाद क्या करेगा, हर एक कंडीशन के लिए अगर i जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है और a ऑफ i जो है वो ग्रेटर देन की है। अब की जो है वो भी डिपेंड करेगा, अब ए ऑफ 2 पे होगा, फिर ए ऑफ 3 की होगी, ए ऑफ 4 की होगी, ए ऑफ 5 की होगी, ए ऑफ 6 की होगी। अगर वो बढ़ी है, दोनों कंडीशन ट्रू होती है, तो ए ऑफ आई की वैल्यू ए ऑफ आई प्लस 1 पे चली जाएगी और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। और जब आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी तो की वैल्यू ए ऑफ आई प्लस 1 में चली जाएगी। तो ये चीज कहना चाह रहे हैं यहाँ पे लाइन 4 से लेके 7 तक। एट विच पॉइंट इट इंसर्ट्स द वैल्यू ऑफ ए जे, वहाँ पे ए जे की वैल्यू इंसर्ट कर रहा है लाइन 8। ठीक है, जैसे देखो वन पोजीशन टू द राइट अंटिल फाइंड्स द प्रॉपर पोजीशन फॉर ए जे। ये प्रॉपर पोजीशन देख रहा है ए जे के लिए लाइन 4 to 7 में। एट विच पॉइंट इट इंसर्ट्स द वैल्यू ऑफ ए जे लाइन 8, लाइन 8 पे ये ए जे की वैल्यू डाल रहा है। The subarray A 1 to j then consists of the elements originally in A 1 to j। यानी the subarray जो है array 1 से j तक then consists of the elements। अब वो उसमें elements है जो originally A array of 1 से लेके j तक था, लेकिन इस बार वो जो elements है वो sorted order में है। इंक्रीमेंटिंग j फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन। अब j जो है वो इंक्रीमेंट होगा, पहले 2 था, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 से 5 गया, 5 से 6 गया। तो हर एक आइट्रेशन में j की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो रही है। ऑफ द फॉर लूप देन प्रिजर्व्स द लूप इनवेरिएंट। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है अगले आइट्रेशन के लिए फॉर लूप के, तो वो लूप इनवेरिएंट को यहाँ पे भी प्रिजर्व कर रहा है। The more formal treatment of the second property would require us to state and show a loop invariant for the while loop of lines 5 to 7। अब मोर फॉर्मल ट्रीटमेंट जो है सेकंड प्रॉपर्टी की, यानी मेंटेनेंस प्रॉपर्टी जो है उसकी और ज्यादा अच्छी तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं। किस तरह से, अब रिक्वायर अस टू स्टेट एंड शो। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टेट करेंगे और शो करेंगे लूप इनवेरिएंट को while लूप के लिए 5 to 7 लाइन्स पे। At this point, however, we prefer not to get bogged down in such formalism and so we rely on our informal analysis। अब यहाँ पे हम informal analysis ही कर रहे हैं कि second property जो है outer loop के लिए true कर रहे हैं।
अब आखिरी चीज जो है टर्मिनेशन। अब जैसे एल्गोरिदम जो है उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि टर्मिनेट करना चाहिए। तो अगर वो टर्मिनेट करता है तो यानी उसका टर्मिनेशन फेस भी होगा। तो यहाँ पे टर्मिनेशन वाले क्या है, फाइनली वी एग्जामिन व्हाट हैपेंस व्हेन द लूप टर्मिनेट्स। अब जब यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो रहा है तो क्या होगा। द कंडीशन causing the for loop to terminate is that j is greater than a dot length is equal to n। अब for loop कब टर्मिनेट होगा, j की वैल्यू a डॉट लेंथ इज इक्वल टू n। a डॉट लेंथ क्या थी 6, तो n क्या हुआ 6। j की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है यानी j की वैल्यू 7 होती है तब वो टर्मिनेट करेगा, बिकॉज ईच लूप आइट्रेशन इंक्रीजेस j बाय 1। क्योंकि हर एक लूप आइट्रेशन जो है वो j को इंक्रीमेंट कर रही है 1 से। तो वी मस्ट हैव j इज इक्वल टू n प्लस 1 एट दैट टाइम। तो उस समय हमारी j जो है वो क्या होगी n प्लस 1। तो सब्स्टिट्यूटिंग n प्लस 1 फॉर j इन द वर्डिंग ऑफ लूप इनवेरिएंट। तो n प्लस 1 जो है j के लिए हम डालेंगे लूप इनवेरिएंट की वर्डिंग्स में we have data सब एरे a1 to n। अब अपना सब एरे क्या हो गया 1 से लेके n तक, कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ओरिजिनली इन a 1 to n। अब उसमें एलिमेंट्स होंगे जो ओरिजिनली एरे ऑफ 1 से लेके n तक है बट इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। ऑब्जर्विंग दैट सब एरे a1 to n इज द एंटायर एरे। अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सब एरे जो है a1 से n वो एक पूरा एरे है। ये कंक्लूड दैट एंटायर एरे इज सॉर्टेड। अब हमने ये मान लिया कि एंटायर एरे जो है वो सॉर्ट हो गया, तो हमारा एल्गोरिथम जो है वो अब करेक्ट है। We shall use this method of loop invariant to show correctness later in this chapter and in other chapters as well। अब ये pseudo code conventions हैं, ये पढ़ लीजिएगा। ये कमेंट के लिए यूज करते हैं दो बैकस्लैश, multiple assignment of the form I is equal to j is equal to e assigns to both variables I and j the value of expression e। अब आपको क्या करना है, यूजिंग फिगर 2.2 एज अ मॉडल illustrate the operation of insertion sort on the array। अब एक एरे है 31, 41, 59, 26, 41 एंड 58। ये एक एरे है और हमें इसे इंसर्शन सॉर्ट के उस एल्गोरिदम की तरह से सॉल्व करना है जो हमने फिगर 2.2 में पढ़ा। और फिगर 2.2 कौन सी है, ये रही। इसकी तरह से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो कल तो हम करेंगे ही। पूरे एल्गोरिदम के साथ कैसे इसको सॉल्व करना है और साथ में एल्गोरिदम और साथ में प्रोग्राम भी हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट का। अब अगला क्या है, रीराइट द इंसर्शन सॉर्ट प्रोसीजर टू सॉर्ट इनटू नॉन इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालें यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी हमने इंसर्शन सॉर्ट को किस में किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था। अब क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। कल हम एनालाइजिंग प्रॉब्लम भी देखेंगे और एनालाइजिंग प्रॉब्लम के साथ इंसर्शन सॉर्ट का एनालिसिस और ये पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से किया है, साथ में वर्स्ट केस एंड एवरेज केस एनालिसिस। वर्स्ट केस एंड एवरेज केस एनालिसिस तक हम कल कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।